गेम ऑन है कि एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी हमने बात की कि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वापस बाउंस बैक करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म की हमने यहाँ पर भी कॉन्वर्सेशन की विद द एक्सपर्ट्स, हमारे जो एनालिस्ट थे, उससे लग नहीं रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद अब हम थोड़े से क्लूलेस हो गए और हमें नहीं पता कि अब क्या करना है। ऑन पेपर भी कल जब हमने बात की कि हमें स्क्वाड को देखकर क्या लगता है, तो हमारे एक एक्सपर्ट ने बोला कि 75% तो भाई सिर्फ पाकिस्तान जीतेगा और 25% जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ झुकाव उनका नजर आया। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बढ़े तो हम अपने एक्सपर्ट को अगर कोट करते हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा यार मैं 60-40 रियलिस्टिक रहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से हम ये बात नहीं कर सकते कि क्या हम श्योर भी हैं या नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जब टॉस जीत कर पहले फैसला किया, उसके बाद ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान ने अर्ली ऑन गेम पे बड़ी अच्छी ग्रिप रखी, बट अनफॉर्चुनेटली सम वे दूसरे पावर प्ले की अगर हम बात करते तो ऐसा लगा कि वो कंट्रोल लूज कर गए। और मेरा ख्याल है कि ये बात बहुत ही वाज़ेह है, बच्चा बच्चा जानता है कि यार हमारे पास एक बॉलर शॉट ज़रूर था। अगर हमने इरफान खान से ही बॉलिंग करानी थी या सलमान अली आगा से बॉलिंग करानी थी तो हमें पहले कंसिडर कर लेना चाहिए था या सोच लेना चाहिए था। जब 10 ओवर्स में 118 रन की हम बात करेंगे तो ये डैमेज ज़रूर लगेगा। दूसरी एक और चीज़ जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो ये है कि अगर हम यहाँ के चैंपियंस कप की बात करें जो कि ओडीआई कराया गया, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 50 ओवर्स भी मुकम्मल खेलना किसी भी टीम के लिए कोई ऐसा मैंने नहीं देखा कि किसी भी टीम ने टुवर्ड्स द एंड, या कि हम सेमीफाइनल या फाइनल की बात करेंगे 50 ओवर पूरे खेले गए, वरना 35 ओवर्स 39 ओवर्स या 37 ओवर्स के अंदर पूरी टीम लपेट कर वो वापस डगआउट में भेज देते थे। तो ऐसा लगता है कि शायद मॉडर्न डे क्रिकेट में जहां पे वनडे इंटरनेशनल्स में जो अच्छी तगड़ी टीमें हैं वो 300 से लेकर 350 रन बना सकते हैं। पाकिस्तान की कैपेसिटी अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है जैसे वो पुराने जमाने में हम 200-250 बनाते तो हमें लगता था कि हम इसको डिफेंड कर लेंगे, आज भी बनाते हम 250 ही हैं, लेकिन हमारे पास शुएब अख्तर नहीं है, हमारे पास वसीम अकरम नहीं है, हमारे पास वो बैटरी पेस नहीं है जिसकी वजह से हम उसको डिफेंड कर सके। इन्हीं सब बातों के साथ अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले 75-25 कहने वाले हमारे वो एनालिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद है, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी बात करते हैं कोशिश करते हैं कि इस तरह की बात करें कि जिसमें कोई कंट्रोवर्सी भी ना क्रिएट हो और साथ ही साथ पैगाम भी जो है वो पहुंचा दिया जाए जहां पर पहुंचाना होता है। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, हैंडसम, जहां पे भी जाते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। ये ताना मारा कि कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करते। नहीं, आप कहते हैं कि यार मैं बड़ी दफा कह चुका हूं, लेकिन फिर भी आप दोबारा रेपिटेटिवली स्लोली एक बात को वहां तक पहुंचाते जरूर हैं जहां पहुंचाना चाहिए। अगलों के कानों पे जू रिंगती है या नहीं रिंगती, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका एनालिसिस हमेशा ऑनेस्ट होता है। आप कोशिश करते हैं कि जो आज इंट्रोडक्शन में ना काफी सारे व्यूज भी दे दिए और न्यूज भी दे दिए। क्या बात याद कराइए। द ग्रेट राशिद लतीफ साहब के बारे में बात करें, मुझे कहते थे कि बेटा तुम्हारा काम जो है ना सवाल पूछना है, तुम्हारे अपने व्यूज देना नहीं है। थैंक यू सो मच बाजिद भाई, आपका कमबैक बहुत अच्छा था। दूसरी जाने पड़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन जिन्होंने कहा या जिनकी दूर अंदेशी को मैं सलाम करूंगा, उन्होंने कहा यार मैं 60-40 रखना चाहती हूँ, 60% चलो, एज पाकिस्तानी भी आप 10% बढ़ा ही देते हैं। तो इन्होंने कहा कि यार 40% चांस न्यूजीलैंड का लगता है। पेपर पे हम स्क्वाड को देखते हैं तो ऐसे लगेगा कि पाकिस्तान के पास वो सारे नाम मौजूद हैं जिससे हम काम कर सकते हैं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड प्लेइंग 11 को देखना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली जो प्लेइंग 11 थी आज, उसमें हमें बॉलर्स की वजह से जरूर डिस्टर्बेंस महसूस हुई। स्किपर रही है WODIs की, WT20 इंटरनेशनल्स की, फास्टेस्ट 200 विकेट्स एज वेल, शी इज मिस सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। आपने पूरी खबर नहीं सुनाई, आपने हमसे टीम्स भी ली थी। मेरे पास है इन प्रेडिक्शन से पहले आपने हमसे टीम भी ली थी। मैंने खिलाया एक स्पिनर जिसकी वजह से 60-40 का, इन्होंने खिलाया 2 स्पिनर जो 75-25 का। अब उन्होंने कोई स्पिनर नहीं खिलाया तो हम क्या करें? तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो नल एंड वॉइड हो गया। मैं सबसे पहले जरा बाजिद भाई की टेक ले लेता हूं, जस्ट ब्रीफ टेक ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान। ब्रीफ नहीं हो सकती, ये टेक लंबी होगी। ये ब्रीफ इसलिए है क्योंकि अभी हम मजीद तफसील में बात करेंगे। ब्रीफ नहीं हो सकती। चलिए आप तफसील के साथ कर लें। तफसील ऐसे है कि ये अब जो हमारा मैनेजमेंट टीम मैनेजमेंट है, ये अब काफ़ी अरसे से टीम के साथ है। मतलब मुसलसल अगर आप प्लेइंग 11 नहीं डिसाइड कर सकते, और मतलब पाकिस्तान की टीम जो होती है ना वो सबसे आसान होती है पिक करना, क्योंकि मेरे अगर आप मैं और चले आपको भी बीच में व्यूज़ के लिए शामिल कर लेते हैं। अगर हम 15 डिसाइड करें ना तो उनमें से 1-2 प्लेयर्स पे इख्तलाफ होता है, इस या मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो पाकिस्तान की टीम डिसाइड करना सबसे ज़्यादा आसान है। उस स्क्वाड में से अगर आप 11 बंदे, आप कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, हर दफ़ा ये हमारे कान में डाला जाता है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। जब आप उस स्क्वाड में से 11 बंदे आप नहीं पिक कर सकते, बेस्ट 11 नहीं पिक कर सकते। हम जब चैंपियंस ट्रॉफी थी तो हम कहते थे यार 15 हैं, लेकिन
क्योंकि मैचेस सिर्फ आप 3 या 4 आपको टोटल जीतने थे, चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपने जीतनी थी तो उसमें आप 11 ही खिला सकते थे, बेस्ट 11 आप खिला सकते थे जी। लेकिन वो भी आपसे नहीं हो रहा। तो अब कहना नहीं चाहता लेकिन ये मौका आ गया है कि इनसे क्वेश्चन सवाल किए जाएं कि भाईजान मुसलसल रिपीट ऑफेंडर जो होता है उससे फिर सवाल होना पड़ता है। बाबर आजम आज न 1 डाउन क्यों खेलता है जब आपने आईसीसी इवेंट में उसको ओपन कराया, उसके बाद आप 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं और 4 फास्ट बॉलर सिर्फ उस सूरत खेलते हैं वनडे क्रिकेट में जब एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो। 4 आप मुकम्मल फास्ट बॉलर नहीं खिला सकते। फिर आप कहते हैं बैटिंग हमारी, बैटिंग अगर आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पर नहीं खिलाएंगे तो बैटिंग आपकी कहाँ जाएगी। तो 4 फास्ट बॉलर आप खिलाते हैं और मैच से 1-2 दिन पहले बयान दे देते हैं कि जी फास्ट बॉलिंग पे ही हम इंसार करेंगे। तो आप इतने रिजिड हो गए हैं कि जब आप पिच देखते हैं या अपना टीम बैलेंस देखते हैं तो आप उसमें मतलब कोई लॉजिकल या सेंसेबल या उस किस्म की आप जो आप कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वो नहीं आप देखते। अगर आप मोहम्मद यूसुफ का पोस्ट मैच का इंटरव्यू देखें तो उसमें वो इशारतन कह रहा है कि वो खुश नहीं है टीम 11 जो 11 सेलेक्ट की, प्लेइंग 11 सेलेक्ट की। लेकिन वो प्लेइंग 11 जो सिलेक्ट कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो काफ़ी अब 5-6 महीने हो गए हैं जो आप प्लेइंग 11 सेलेक्ट कर रहे हैं बार बार और बार बार गलत हो रही है। तो जब बार बार गलती हो रही है फिर सवाल बनता है, एक दफ़ा ठीक है नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने बहुत बड़ी गलतियां की, ठीक है सह लिया, अब आके आप फिर मतलब इन्फोर्स कर रहे हैं गलतियों से। तो अब सवाल बनता है। हम कहते हैं जी आकिब जावेद ने चेंज किया, जी पिचेस चेंज कर दी, कामयाबी दिलवाई, ठीक है, बट अब जो आप वनडे या वाइट बॉल में एक आपको बहुत बड़ी आईसीसी में आप क्वालिफाई नहीं कर सके अगले राउंड पे, प्लस अब जब आप जा रहे हैं तो एक ऐसी टीम जो 2.5 बॉलर्स, न्यूजीलैंड की टीम टोटल 2.5 बॉलर से खेल रही है, उससे आप मैच हार जाते हैं। नया लड़का आता है वो आपको 50 कर देता है, 20 पर बहुत अच्छा खेला, नथिंग मतलब उससे टेक अवे कुछ नहीं है, बहुत अच्छा खेला, प्लस आपको कंडीशंस बेस्ट कंडीशंस मिलती हैं और फिर आप 344 करके मेरे ख्याल 4 या 5 मैचों में आपने पाकिस्तान ने 300 से ज़ायद रन करवाए हैं। तो आपकी जो आप कहते हैं बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो किधर है वो बॉलिंग? और आप कहते हैं कि आपकी आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, बार बार ये हमें सुनाई जाता है हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, तो कहाँ है हॉर्सेस फॉर कोर्सेज? हॉर्सेस फॉर कोर्सेज जरूर थे लेकिन मेरा ख्याल है एक आधा हॉर्स शॉट था हमारे पास जो इन्होंने ऑलराउंडर की शक्ल में कहा कि हमारे पास होना चाहिए। मैं जरा मैच समरी पे नजर डालना चाहता हूँ, उसके बाद मजीद जो है वो सना की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि सना का क्या कहना है। जो सबसे पहले ऑब्वियसली पाकिस्तान टॉस जीतता है, टॉस जीतने के बाद फैसला करते हैं कि यार ऐसा लगता है कि पिच के ऊपर अच्छा बाउंस होगा, सीम होगी, एंड इट वाज ट्रू। उन्होंने पहले अगर हम देखते हैं जब 3 उन्होंने अर्ली विकेट्स लिए तो ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान इज इन चार्ज, लेकिन फिर उसके बाद हमें मार्क चैपमैन नजर आते हैं 132-111 गेंदों के ऊपर, डेरिल मिचेल नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं कि इरफान खान की तरफ तो फिर हम देखते हैं 3 विकेट्स ली, 51 और फिर हारिस रऊफ। तो ये जो 25 अगर हम पहले उनके ओवर्स न्यूजीलैंड के देखते हैं तो पहला 100 उनका तब होता है और उसके बाद 200 जो है वो मजीद आखिरी 25 ओवरों में बना देते हैं, तकरीबन 242। अब अगर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, बाबर आजम वंस अगेन, मेरा ख्याल है कि जितना मर्जी आप कोशिश कर लें बाबर को हटाने की, बाबर का बल्ला बहुत बेहतरीन बोलता है और बाबर ने सबसे ज़्यादा 50s बना दिए हैं वनडे इंटरनेशनल में। ही वाज आउट क्लास, ही वाज सुपर्ब, इट लुक लाइक दैट ही इज एक्चुअली गोइंग टू टेक पाकिस्तान टू वेयर पाकिस्तान नीडेड टू बी अगर बाबर वाकई मौजूद रहते। ऑन दी अदर हैंड सलमान अली आगा इज इन अ प्रोलिफिक फॉर्म, यू नो, वो बेशक T20s हों या वनडे इंटरनेशनल हो, आई थिंक इज अ ग्रेट एडिशन टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। दूसरी तरफ नेथन स्मिथ 4 of 60 and then Jacob Duffy 2 of 57 and New Zealand in the end winning by 73 runs। जी सना, कहाँ से स्टार्ट करें, कितने दुखड़े अपने रोए, क्योंकि बाजिद भाई अभी भी बड़ा हल्का हाथ रख गए, क्योंकि आकिब भाई ने नो डाउट इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच तो जितवा दिया पिचेस बनवा के, पर वेस्ट इंडीज की भी आधी टीम से टेस्ट मैच हम लोग हार गए। तो टेस्ट मैचेस से ये मामला शुरू हो चुका था कि हम लोगों की जो पॉलिसीज हम बना रहे थे या जिस तरह की हम टीम खिला रहे थे वो हमें बैकफायर करना शुरू हो गया और हम बहुत प्रेडिक्टेबल हो गए। हम अपनी टेस्ट मैच की अप्रोच में भी प्रेडिक्टेबल हो गए, हम ओडीआई की भी उसमें प्रेडिक्टेबल हो गए कि अब हम फास्ट बॉलर्स पे इन्हिसार करेंगे। क्यों आपके पास स्पिनर्स जब हैं आप क्यों नहीं खिलाते? सुफियान मुकीम ने पिछले मैच में, पहले आपने उनको T20 में आखिरी 5वां मैच जाके खिलाया, उसमें वो 2 ओवर में 6 रन देते हैं, नजर आता है कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नहीं खिलाना जी उनको।
43 एक्स्ट्राज कल कराए हैं पाकिस्तान, आज कराए हैं पाकिस्तान के बॉलर्स ने। इतना ज़बरदस्त पिच, उस टाइम पे अगर हमने पहले बारी की होती तो पता नहीं 250 भी बनता कि ना बनता। ना बनता, बहुत ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप एक ऐसी न्यूजीलैंड की टीम से जो कि जिसमें अभी केन विलियमसन भी नहीं है, जिसमें ग्लेन फिलिप्स भी नहीं है, जिसमें अभी कितने बड़े बड़े नाम, रचिन रविंद्रा नहीं है, मिच सैंटनर नहीं है, कप्तान नहीं है, उसके बावजूद आप 70 रन बहुत बड़ा मार्जिन है। आप उससे 73 रन से आप हारते हैं। आपके पास पांचवा बॉलर ही नहीं है। वनडे क्रिकेट में आप नहीं खेल सकते, T20 में भी आपको चाहिए पांचवा बॉलर, वनडे क्रिकेट में तो आपको चाहिए ही चाहिए जी। आप वो 10 ओवर निकाल दें। उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की है, कैलकुलेटेड उन्होंने बैटिंग की है। जब सलमान अली आगा आया है, जिस भी सिचुएशन में उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि वो पांचवा बॉलर था। और उसके बाद अपने फास्ट बॉलर्स को हमने यूज ऐसा किया कल मोहम्मद रिजवान ने, शायद वो सोच रहे थे कि हम 50 ओवर से पहले इनको आउट कर देंगे, कि आपको इरफान खान न्याजी को लाना पड़ा। अब वो 3 विकेटें तो ले गए पर 50 रन भी दे गए। कसूर उनका तो है नहीं, कसूर तो आपका है कि आप इस तरह की टीम खिला रहे हैं। तो ओवरऑल फिर वही बात, बैटिंग में बात करें तो उस्मान खान की अप्रोच अच्छी नजर आई। उन्होंने एटलीस्ट टीम के लिए खेला, पहला मैच खेल रहे हैं बड़े अरसे इंतजार के बाद। उनकी टेक्निक और बाकी चीज़ों के ऊपर बात की जा सकती है, पर इंटेंशन उनकी अच्छी नज़र आई। बाबर अच्छी फॉर्म में नज़र आए, तो वो पॉजिटिव्स आपके पास ज़रूर हैं। पर इस न्यूजीलैंड की इस टीम से आप इस तरह से मैच हारें, और अब जब पहला मैच आप हार जाते हैं, मैंने इस सीरीज से पहले भी आपसे बात की थी कि क्योंकि रिजवान से कप्तानी गई है पहले T20 की, तो आज उनकी कप्तानी में थोड़ा डिफरेंस मुझे तो लगा। जो डिसीजन मेकिंग है, जिस तरह से वो वैसे बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं, या 11 में उनका एक इनपुट नजर आता है, मुझे आज थोड़ा सा बैकफुट पे वो लगे हैं। आई डोंट नो कि कुछ चेंजेस की गई हैं या क्या है, पर वो आपकी टॉप ऑफ द लाइन कप्तानी नजर नहीं आई। क्योंकि जिस तरह के आखिरी 10 ओवर हमने करवाए हैं जिन बॉलर्स से, वहां पे नजर नहीं आता कि एक अच्छा एक्सपीरियंस कप्तान ऐसे कर सकता। इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। जहाँ पे रिजवान की बॉडी लैंग्वेज की भी बात की जाए, वो लगा नहीं ऐसा कि उनकी कोई खास इन्वॉल्वमेंट है या इस प्लेइंग 11 को वो बैक भी करे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये पहली दफा नहीं हो रहा सना, मतलब पाकिस्तान जब भी न्यूजीलैंड में गया, अगर हम पीछे देखते हैं तो मेरे ख्याल यही नजर आता है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक भी मैच किसी भी सीरीज में जीतने में नाकाम रहा। बाजी भाई अब किधर जाता हूँ जी, पाकिस्तान के जो आखिरी 3 ODI सीरीज है न्यूजीलैंड में, टूर ऑफ न्यूजीलैंड 2015 हम 2-0 से हारते हैं, उसके बाद फिर 2-0 से हारते हैं, उसके बाद 5-0 से हारते हैं, और उसके बाद नॉट टू फॉरगेट अगर हम अभी इस सीरीज को देख रहे हैं तो पहला मैच भी हम हार चुके हैं। जी बाजिल भाई, तो ये वजह क्या सिर्फ प्लेइंग 11 ही रही है और वजूहत भी रही है? नहीं, जाहिर है आप पाकिस्तान मतलब अब काफ़ी अरसे से, ये पहले भी अब ऑन रिपीट में बात करूँ कि काफ़ी अरसे से आप मिड टेबल टीम है, तो उस टीम के ख़िलाफ़ जहाँ पे मतलब हर बॉल पे वो रन रोकते हैं, मतलब एथलीट्स आपके खिलाफ खेलते हैं, तो आपको मुश्किल ज़रूर होती है। न्यूजीलैंड ज़ाहिर है अपने कंडीशंस में बहुत ही अच्छी टीम है, बल्कि हर कंडीशन में अच्छी टीम है, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ही अच्छी, उनको एंगल्स का पता है, इनके ग्राउंड छोटे होते हैं, हवा भी होती है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे ये यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो टीम है अभी जो न्यूजीलैंड ने खिलाई, मेरा ख्याल विल यंग भी शायद अब चले जाएंगे, तो इनकी टीम हेनरी निकल्स को वापस लेके आए हैं, जो कि इनके प्लान्स में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आप ये देखें कि अगर प्रॉब्लम होती है तो ये उन प्लेयर्स के पास जाते हैं जो ये पहले टेस्ट कर चुके होते हैं, लेकिन इनको पता है ये हमारी पाइपलाइन में कहीं पे रिप्लेसमेंट ज़रूर है। खुदा ना खास्ता किसी इनके बड़े प्लेयर को बड़ी इंजरी हो जाती है और वो अरसे के लिए बाहर हो जाते हैं, तो वो उस प्लेयर के पास जाते हैं जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होता है और जो उनको लगता है कि ये रोल मतलब पूरा कर सकेगा। तो वो भी वजूहात हैं। बट अगर आप ये टीम देखें, इनके पास जेकब डफी जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप इनकी बॉलिंग देखें तो विल ओरोक हैं, 2 बॉलर से ये खेल रहे हैं। ब्रेसवेल इस ग्राउंड पे जहाँ पे साइडों की बाउंड्री 50-50 मीटर की है, वो 10 ओवर में 60 कर जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा बोनस है। हालांकि ब्रेसवेल बड़ा अच्छा बॉलर है, कंप्लीट बॉलर है, लेकिन वो भी इस ग्राउंड पे वो मतलब मैं उसको 2.5 बॉलर ही मानता हूँ। उसके अलावा आप देख लें, नेथन स्मिथ से आप 4 आउट करवा लेते हैं, वो भी एंड में आउट करते हैं, जो इस ग्राउंड मतलब आप समझते थे कि अटैक अब्बास का पहला मैच है, तो अगर आप 2.5 बॉलर्स और ऐसी पिच पे जहाँ पे बॉल पहले 25 ओवर में न्यूजीलैंड 100 मतलब अगले 25 ओवर में उन्होंने 9.6 के रेट पे स्कोर किया, 9.6 के रेट पे। और अगर आप ये देखें कि आप कहते हैं जी बाबर ने तो आपका मैच बिल्कुल सीधा कर दिया है और सलमान आगा जब वो खेल रहे हैं 70 चाहिए थे, मेरे ख्याल है 90 चाहिए थे, 70 12 ओवर में 8.16 आपको चाहिए जब आप 344 चेस कर रहे हैं और
पिच भी अच्छा हो गया है, ग्राउंड भी छोटा है, और वहां से आप मैच हार जाते 7 विकेट्स इन हैंड। आखिरी जो नंबर 6 से नंबर 11, ये भी एक बहुत बड़ा नंबर 6 से नंबर 11 ने टोटल 22 रन पे। नहीं, मैं बात कर रहा हूं नंबर 6 से लेके नंबर 11 इन्होंने, नहीं भाईजान, कितने? 3 रन है टोटल। तैयब ताहिर 1 रन, इरफान खान नियाजी 0 रन, नसीम शाह 0 रन, हारिस रऊफ 1 रन और आकिफ जावेद 1 रन। और ये भी मेरे ख्याल किसी किस्म का मतलब एक रिकॉर्ड मैंने देखा था कि सिर्फ 3 रन। तो मैच आप उन्होंने मैच तो नहीं जीता, मैच तो आपने हारा है। और हर दफ़ा की यही बात है, आप जब सुबह 11 अनाउंस करते हैं वहीं से आप अपने आप को ऑलमोस्ट ट्रिपल कर लेते हैं, क्योंकि आप अगर 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, फ़हीम अशरफ को फिर खिलाओ अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। और आप 2, ये एक दफ़ा ना मेरे ख्याल इंग्लैंड से टेस्ट मैच था या कहाँ पे, आपने इकट्ठे 2 डेब्यू करा दी थी बॉलर्स के। 2 बॉलर्स का डेब्यू कराना इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। तो आपने इस मैच में 2 का डेब्यू कराया है। तो जो वसीम जूनियर था उसको आपने नहीं खिलाया, और चलो 1 का करा दो, लेकिन 2 इकट्ठे का कराना रिस्की काम है। फिर आप 4 फास्ट बॉलर खिलाते हो इसी सोच से कि जी भाई इनको हम 35 ओवर में आउट कर लेंगे, और जिस किस्म की आपको कंडीशंस मिल गई थी 35 ओवर में आउट होने चाहिए थे, बट वो 35 ओवर में जब आउट नहीं हुए फिर आप कहाँ गए? इरफान खान नियाजी, अब ये सुन लें जी, फिर आप कहते हैं कि बहुत डेटा पाकिस्तान यूज करता है और पाकिस्तान की प्लानिंग 11 में बहुत अच्छी। इरफान खान नियाजी ने आज से पहले लिस्ट ए क्रिकेट में कभी बॉल ही नहीं किया, एक भी बॉल नहीं किया, और 5 आज ओवर करा दी उसे। मतलब आपका छठा बॉलर इरफान खान नियाजी था। ये ले भाई आजा। तो ये जो बैठे हुए हैं, जो कोचिंग स्टाफ जो बैठा हुआ है माशाल्लाह से, आकिब जावेद है, अजहर महमूद, जो कि बहुत हर जगह उन्होंने कोचिंग की है, उनको ये नहीं नजर आ रहा कि भाई 5वां बॉलर नहीं है हमारा। और ये आप जब 11 बनाते हैं तो आपको 5वां बॉलर, स्पिनर नहीं आपने रखना, और जो 4 फास्ट, वो पूरे 4 फास्ट बॉलर खिला देने। एक तरफ से आप कहते हैं हमारी बैटिंग लंबी होनी चाहिए, फिर आप पूरे 4 फास्ट बॉलर खिला देते हैं, फिर आप कहते हैं हमारी बॉलिंग पूरी होनी चाहिए। बॉलिंग किस तरह पे पूरी हो? मुश्किल है, मेरा ख्याल मुश्किल है। जहाँ आपने बॉलिंग की बात की है, मैं यहाँ पे एक और भी तस्करा करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो जब आप दुआ मांगते हैं तो ये कहा जाता है कि पहले अपना ऊँट बांधो किसी अच्छी जगह पे, उसके बाद अल्लाह से दुआ करो कि मेरा ऊँट अल्लाह चोरी ना हो। अब जिस तरह की हम टीम बांध रहे हैं माशाल्लाह इकट्ठी, इसके बाद ये ना बंध रही है और ना इसके बाद दुआ बन रही है। तो अगर मैं पाकिस्तानी को ये भी कहूँ कि दुआ करो हमारी टीम के लिए, तो बच्चा मुझे आगे कह रहा है कि भाई तुसी प्लेयर से सही खिला लो, पहले उन्होंने बांधते लो। मैं तो ये तो ऐसे जैसे शहजाद मोटर पे गाड़ी चलाता है ना, अब 150 पे FI आ रहा है, ये 180 पे जा रहा है और कह रहा है या अल्लाह बस कैमरा खराब हो जाए लेकिन मेरी गाड़ी कोई ना पकड़े। अब ये जो आपने बॉलर्स की भी बात की है, मैं अनफॉर्चुनेट जो आपने अभी 6ठे नंबर से लेके 11वें तक की बात की, जहाँ मैं आपको कहता हूँ कि अगर हम 7 विकेटें आखिरी ले लेते तो 22, लेकिन अब मैं बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो डेथ ओवर्स में अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हम 2022 से लेकर अब तक तकरीबन वर्स्ट तरीन डेथ बॉलिंग कराते हैं। जहां पे पाकिस्तान का खासा हुआ करता था कि ये बॉलर्स प्रोड्यूस करते जी, ये वो जरखेज मिट्टी है जिधर से बॉलर निकलते हैं। तो वर्स्ट बॉलिंग इकोनॉमी इन डेथ ओवर सिंस 2024 वनडे इंटरनेशनल में 9.47। और आप ये देखें बांग्लादेश ऑब्वियसली सबसे बेहतर इसमें नज़र आ रहा है, उसके बाद क्योंकि वो बहुत सी क्रिकेट अपने होम कंडीशंस में भी खेल रहे होते हैं जहाँ लो स्कोरिंग मैचेस भी मिलते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो मेजॉरिटी फाइनल्स में आपको नज़र आ रहा है। तो आखिरी 10 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ऊपर से इंग्लैंड के साथ है, इंग्लैंड भी ICC इवेंट्स में आपके सामने है कि कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं नज़र आ रही, और साथ ही पाकिस्तान है। और इसकी 2 वजूहात मेरे नज़दीक हैं। एक तो ऑब्वियसली स्किल लेवल का तो फ़र्क है ही कि हम लोग जिस पेस पे हम चाहते हैं कि यॉर्कर्स हों, बाउंसर्स हों, स्लोअर वंस हों, एक तो क्रिकेट अवेयरनेस की मुझे कभी कभी कमी नज़र आती है इन बॉलर्स में। और कहते हुए मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि बहुत से आपके बॉलर्स ऐसे हैं जो बड़े अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं कि किस पिच पे किस बैटर को मैंने कौन सी वेरिएशन करानी है, ये भी मुझे नज़र नहीं आता कि लेंथ हमने कौन सी करानी है। तो एक तो स्किल लेवल का फ़र्क मुझे नज़र आता है, और दूसरा बहुत बड़ा फ़र्क आपकी फ़िटनेस का है। बहुत से लोग इंजरी के बाद आते हैं, वो वाली फिटनेस 100% अचीव किए बगैर खेलना शुरू कर देते हैं। बॉलिंग की जो रिहैब एक होता है, एक प्रॉपर फास्ट बॉलर्स का रिहैब होता है, उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो किए बगैर हम मैचेस खेल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक फुली फिट
जो हमारी जो 5 बॉलर्स हैं वो फुली फिट होके मैचेस खेल रहे हैं, तो फिटनेस का 50 ओवर की 40 ओवर्स 35 ओवर्स 40 ओवर्स के बाद एक बॉडी लैंग्वेज, आपकी फील्डिंग देख लें, आप अपनी बॉलिंग देख लें, आपके मेजॉरिटी मिसहैप्स अगर आप उठा लें फील्डिंग के अंदर आखिरी ओवर्स में आपको नजर आते हैं। इनका अगर हम तो फील्डिंग फिटनेस लेवल आपका वो नहीं रहा जो शायद आज से 4-5 साल पहले टीम का था। अभी ब्रेक है 5 आज वैसे सना ऐसे पुराने अपने ना फास्ट बॉलिंग लड़की वाला स्टाइल में आई हैं, ये एक चीज मिस कर गई जो कि बाकी टीमें कर रही हैं। क्या अब जो मतलब आप बात करते हो जो पाकिस्तान डेथ ओवर्स में बहुत अच्छा था, डेथ ओवर्स में तब रिवर्स स्विंग होता था, अब रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा, होता भी तो बिल्कुल थोड़ा सा होता है, 2 बॉलों की वजह से रिवर्स स्विंग नहीं होता। तो आप हो जाएगा वैसे नई रूल्स आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा हम इसी तरह खेले तो हो जाएगा। नहीं कैमरे पे 26 से कम करने पड़ेंगे, लेकिन वो रिवर्स स्विंग कम हो गया है या जिस तरह भी कम हुआ है तो उससे आपकी जो पोटेंसी है वो कम हुई। दूसरी जो हमने ये लिस्ट देखी उसमें हमने बांग्लादेश को देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा, हमने इंडिया को देखा। अब जो रूल्स है ना वनडे क्रिकेट के 40वें ओवर के बाद आपको एक फील्डर बाहर मिलता है। ऑस्ट्रेलिया जैम्पा को 40वें ओवर के बाद बॉलिंग जरूर कराता है, इंडिया भी 40वें ओवर के बाद स्पिनर को जरूर बॉलिंग कराता है, रिजवान ने भी करवाई है चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन आप जब स्पिनर जेन्युइन स्पिनर खिलाओगे ही नहीं तो वो आपने अपने आप को क्रिपल किया कि नहीं किया? अगर आपके पास वो स्पिनर है ही नहीं, अगर स्पिनर आप खिलाते ही नहीं है, आप पार्ट टाइमर स्पिनर खिलाते हो तो आपने 40 क्या हो, वो तो बीच में भी नहीं बॉलिंग कर सकते, बीच में तो और मुश्किल है क्योंकि फील्डर एक एक्स्ट्रा अंदर है। तो जो पार्ट टाइमर्स उस मतलब पीछे जमाने में पार्ट टाइमर्स बीच में बॉलिंग कर सकते थे क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन थी, आप पार्ट टाइमर्स बॉलिंग नहीं कर सकते। तो आपको मतलब ये जो हैरानगी की बात है कि ये सब लोग जो हैं ये मुंसलिक हैं मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट से, ये पुराने ज़माने के नहीं। आपकी जो सिलेक्शन कमेटी भी है वो भी मॉडर्न डे प्लेयर्स हैं। अगर इन लोगों को ये बातें नहीं समझ आ रही, मतलब ये सिंपल रूल्स नहीं वनडे क्रिकेट के समझ आ रहे और उसके मुताबिक आप 11 नहीं सेलेक्ट कर सकते या उसके मुताबिक आप स्क्वाड नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि अब इससे ज़्यादा मॉडर्न जो प्लेइंग प्लेयर है ना उसी से कहो तो ही सिलेक्ट कर ले। भाई तू कर यार रिजवान को भी देख के नहीं ये लग रहा, और मैंने पहले भी शायद ये आपसे सवाल पूछा था कि क्या हमारे कप्तान वाकई जो हमारी प्लेइंग 11 है उसमें कोई किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कोई खातर खा जवाब नहीं मिला था। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल पॉइंट एज वेल, जहां आपने इंडिया की बात की, वेस्ट इंडीज की बात की और बाकी ममालिक की बात की कि वहां पे वो खिलाते हैं लेकिन बट अ कंप्लीट स्पिनर। आई थिंक इन एडिशन टू दिस जो डेथ बॉलिंग की अभी हमने इकोनॉमी रेट्स की बात की है 2024 ऑनवर्ड्स, व्हाट वी रियली नीड टू डू इज वी रियली नीड टू काइंड ऑफ सिट डाउन। लेकिन अगर हम बैठते हैं हमें ये तो कहीं पता होना चाहिए, जो उन्होंने कानून साजी की बात की कि भाई इतने सब लोगों को पता है भाई कर लो। लेकिन अब हमारी बॉलिंग को हुआ क्या वो जो रिवर्स स्विंग की इन्होंने बात की, क्या हम पेस में डेफिशिएंट है, क्या हमें और ऐसे तगड़े बॉलर्स चाहिए जो पेस ज्यादा वाले हों, फिर उसके बाद वो रिवर्स स्विंग वाला आर्ट शायद हमारे पास वापस आ जाए। या दूसरी बात मुझे ये लगती है कि पाकिस्तान के पास, और कोई नहीं बात कर रहा, कि 40वें ओवर के बाद ऐसे लगता है कि ये अब इनसे नहीं होगा। जो सना ने भी कहा फिटनेस के, और बाजी भाई ने भी कहा। हम एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वापस आते हैं जरा बॉलिंग के ऊपर मजीद बात करेंगे। अब have we lost it or are we still producing those bowlers which we had back in time? Game on है। आपको बता दीजिए चले पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, अनफॉर्चुनेटली 73 रन से पाकिस्तान जो है वो आज फिर हारने में, अब मैं गलत बात है लेकिन कामयाब हुआ है। और उसकी वजह यह है कि जितने भी लोग जो है एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, मेड देम बी सिलेक्टर्स, कोचेस, एवरीबॉडी, हालांकि सेंस प्रिवेल करनी चाहिए थी, मतलब जो एक बेसिक रूल्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स अभी बता रहे हैं कि यार उनके हिसाब से तो खेल लो, लेकिन वो उसके हिसाब से नहीं खेल सके। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ टॉप 6 में ही हमें बल्लेबाजी के स्किल्स नजर आते हैं, उसके बाद नीचे 0-0, 1-1 इसी तरह के रन है। अब जरा दूसरी तरफ बढ़ते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड को मैं बहुत ज़्यादा उनकी दीद करना चाहता हूँ, तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा टू सस्टेन, और ऐसा लगा कि शायद 35 ओवर्स में हम उनको रैप अप करेंगे और वापस चले जाएंगे। बट देन देयर इज दिस ब्यूटीफुल, अमेजिंग, मार्वेलस, फैंटाबुलस इनिंग्स बाय चैपमैन एंड ही कम्स एंड ही राइजेस टू द ओकेजन। उनका एक कैच ले पे मेरे ख्याल सलमान अली आगा मिस करते हैं और उसके बाद फिर वो मौका नहीं देते हैं किसी को भी, और वो ऐसे टेबल्स को टर्न करते हैं कि यार हम इतना स्कोर कर देंगे कि उसके बाद ना आपके पास उतनी कैपेसिटी होगी, ना आपके इतने बॉलर्स होंगे कि आप इस तरह से खेल सकें। चैपमैन, बाजिद भाई, व्हाट डू यू हैव टू से? चैपमैन जैसे एक दफ़ा मैंने बात की थी कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म होता है ना तो उसको पाकिस्तान के खिलाफ खिला दो और वो इनफॉर्म, बड़ा मैच खिला दो कोई आईसीसी तो वो इन्फॉर्म हो जाता है। चैपमैन तो ऐसे पाकिस्तान को देख, मतलब उसने मार्क किया होता है कि हमारे मैच, और इनके मैच ही पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर दफ़ा ही चैपमैन हमें लड़ जाता है। अगेन आप डेवलपमेंट देखें वेरी क्विकली जरा, आप ये जो आप डेवलपमेंट की बात की, चैपमैन करियर की बात करते हैं, इसमें लिस्ट है ऑब्वियसली उनके हांगकांग से भी वहाँ इंटरनेशनल भी खेले, उसके बाद
ज्वाइन द टीम। सो फिर उसके बाद मजीद आगे बात करते हैं। 26 इनिंग 868 रन 39.45 की एवरेज, स्ट्राइक रेट ऑफ 107.02, हाई स्कोर इज 132, जो आज ये 111 गेंदों पर 118.92 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन वो उसको हांगकांग से उठाते हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड, मतलब हांगकांग से वो न्यूजीलैंड आता है, न्यूजीलैंड में उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसको डेवलप किया जाता है, सारा कुछ करते हैं। अब देखें चैंपियंस ट्रॉफी में खेल नहीं रहा था, लेकिन टीम के साथ ज़रूर था। ये जो इनके प्लेयर्स जितने भी ये एयर मार्क करते हैं प्लेयर्स, उनको सिस्टम में खोने नहीं देते, वो प्लेयर कहीं गायब नहीं होता। अब देखें आज क्या मैच है, निकल्स काफ़ी अरसे से न्यूजीलैंड से नहीं खेला। अगर ये पाकिस्तान में होता और ये डोमेस्टिक दिया जाता, बाबा हो गया, छठ भूल गए होते, ख़त्म हो जाता। ये तो वो उन पे नज़र रखते हैं, उनकी डेवलपमेंट, वो किस तरह खेल रहे हैं, कैसे, वो सारा कुछ सिक्योर रखते हैं। तो चैपमैन की भी वही कहानी है कि उसको इन्होंने ज़ाहिर है न्यूजीलैंड से खेला है, बट जब उसका थोड़ा सा बुरा टाइम भी चल रहा था तो वो कहीं मतलब उसको खो नहीं गया, हटाया नहीं। और पाकिस्तान के खिलाफ तो सख्त उसको लगाव है कि पाकिस्तान चाहे T20 हो, चाहे वनडे, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे न्यूजीलैंड में हो, रन्स तो वाजिब भाई, जब अर्ली ऑन इतनी डिफिकल्टी हो रही थी, अर्ली ऑन हम 3 विकेट्स लेने में कामयाब हो गए, वाज इट द वे दैट ही वाज प्लेइंग, वाज इट द स्ट्रेटजी दैट ही एक्चुअली अप्लाइड, ऐसी क्या चीज थी जो उनको खड़ा होने में और ये इस माइलस्टोन को अचीव करने में कामयाबी? नहीं, दोनों, मतलब चैपमैन के साथ जो डैरिल मिचेल की पार्टनरशिप लगी, ये उनको पता लग गया था कि ये इस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते, इस टाइम जो करेगा बॉलर ही करेगा, तो ये टाइम निकल जाएगा। और फिर उन्होंने ज़ाहिर मार्क किया हुआ था कि ये जब सलमान अली आगा ने पहला बॉल उधर से फेंकना है, हमने इधर से भाग पड़ना है, तो उन्होंने मतलब मार्क किया हुआ था कि इनको हमने अटैक करना ही करना है। वो तो खेले ही 25 ओवर के बाद तो आखिर ही कर दी ना, मतलब हर बॉलर को उन्होंने ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। 344 वाला, आप सुबह अगर पहले 10-15 ओवर देखते और आप मुझे कहते कि यार इस पिच पे 344 हो जाएगा, तो मैं मतलब जूती उतार लेता कि इस पिच पे कैसे 344, 75-25 ठीक होना चाहिए था। तो आपने मतलब इससे पहले बात की हमारी बॉलिंग की आपने बात की ना, आप कहते हैं डेथ ओवर, मैं तो कहता हूँ कि ऊपर से हमारी बॉलिंग ठीक नहीं है। हम इस पिच पे तो सिर्फ आपने ला के जगह पे बॉल फेंकना था, वो आपके बॉलर्स में, अब जो आपके पास बॉलर्स है ना, वो कंसिस्टेंटली एक जगह, ये टेस्ट मैच में आपका डाउनफॉल क्यों है? इसी वजह से, क्योंकि आपके बॉलर्स कंसिस्टेंटली एक जगह पे बॉल नहीं फेंकते, आपको फिर लेके आना पड़ता है अब्बास को कि जी कंसिस्टेंट बॉलिंग करे। और जो 125-30 है उसने तो कंसिस्टेंट करनी है। जो इससे जो टॉप क्लास बॉलर्स होते हैं ना, जो हाई क्वालिटी बॉलर्स होते हैं 140 प्लस, वो कंसिस्टेंट बहुत होते हैं। जितने आप वर्ल्ड क्लास जितने 400 आउट किए हुए, उनमें सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो कंसिस्टेंटली एक लेंथ पे बॉल कर सकते हैं, चाहे वो कर्टली एमरस हो, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे डेल स्टेन हो, जितने मर्जी आप देख लीजिए, इन बोथम वो कंसिस्टेंटली एक जगह पे। आज जहाँ जितना बॉल स्विंग हो रहा था, अगर आपके मतलब ये बेचारे आकिफ ने पहला उसका मैच है, उसको आप क्या कह सकते हैं, इवन मोहम्मद अली का भी मतलब डेब्यू मैच है, उसने बॉलिंग ठीक की, बट अगर आप कंसिस्टेंटली एक जगह बॉल फेंकते तो मेरा ख्याल है कि जो आपने 3 आउट किए थे, ये 5, 6, 7 आउट, ये तो 177 पे टीम आउट होनी चाहिए थी। उसके बरक्स सना पहले कह चुकी है कि अगर पाकिस्तान इस पिच पे बैटिंग कर रहा होता, वो देखते कैसे बॉलिंग कर, हालांकि उनकी बॉलिंग स्किल, मतलब आप नसीम शाह और नेथन स्मिथ को कैसे कह सकते हैं कि एक जैसे लेकिन वो अपनी लिमिट्स में रह के इस पिच पे जो एक्सप्लॉइट करते हैं आपको, वो आप नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम सिर्फ आप कहते हैं आखिर में पेस नहीं है, पेस तो है या नहीं है, कंसिस्टेंसी आपके बॉलर्स में नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एज वेल। और ऑब्वियसली वो क्यों मैच बड़ा अर्ली शुरू हुआ था और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि गनूदगी भी आ रही है, वो तो जब मैंने देखा कि हमारा स्पिनर के पिच के कहीं मिडिल में जो है वो बॉल डाल रहा है, तो मुझे लगा कि यार ये हम किसी और तरफ जा रहे हैं, और वो डायरेक्शन फिर उसी तरफ चली गई। सना की तरफ आता है, हालांकि ये सवाल बाजिद भाई बहुत इंटरेस्ट से इसका जवाब देना चाहते हैं। एक खिलाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सॉइल पे पैदा होता है 2002-2003 में, और उसके बाद जो है वो लाहौर में पैदा होता है, और फिर उसके बाद वो चला जाता है। उसके वालिद साहब भी यहाँ पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, और वो आता है और वो डेब्यू करता है, और डेब्यू में फास्टेस्ट अपनी निफ सेंचुरी बना जाता है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हो रही है या खिलाड़ियों की डेवलपमेंट हो रही है, अगर उसका मवाज़ा आज हम पाकिस्तान के साथ करते हैं तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट जरूर लगता है। सो मोहम्मद अब्बास फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी विल मूव अहेड। देखिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, 52 ऑफ 26, जिस तरह क्या रिक्वायरमेंट थी, ये आप देख लीजिएगा आगे आने वाले मैचेस में जब हम देखेंगे तो ये ज़रूर रुक के भी खेलना जानते होंगे।
फास्टेस्ट 50 ऑन डेब्यू पे नंबर 1 पर आ चुके हैं 24 बॉल्स पे। मोहम्मद अब्बास, उससे पहले क्रूनल पांड्या थे और बाकी भी हमने देखे हैं कि प्लेयर्स होंगे। बट मैं जो आपने डेवलपमेंट की बात की वही होती है कि हम जब तक इधर बैठे रहेंगे और हम प्लेयर्स को डिस्कस करते रहेंगे तो हम रिपीट पे इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। सो एक हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, वो दोनों चलेंगी मोहम्मद अब्बास के साथ भी और मार्क चैपमैन के साथ। मैं दोनों के साथ लिंक करूँगी। एक प्लेयर जो हमारी टीम में बाहर बैठता है, सारा वक्त बाहर बैठता है, उसके साथ कोचेस की जो इंटरेक्शन होती है, मैं भी कप्तान रही हूँ, प्लेयर रही हूँ, बाजिद भाई ने भी क्रिकेट खेली है, उसको एक तरह से भूल जाया जाता है कि अगर उसने सीरीज में आपने माइंड बना लिया ना कि इसने नहीं खेलना, तो उस बेचारे का काम या बेचारी का काम होगा जी पानी पिलाओ, ठीक है, बोतलें लाओ, सरफराज को हमने ये करते हुए नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है, पानी पिलाना अपने टीम का हिस्सा है। पर मैं कह रही हूँ उसका काम आपने सिर्फ रख दिया पानी पिलाओ, थ्रो डाउन्स कराओ, बॉल्स उठा के लाओ, इन कामों पे आपने लगा दिया। उसकी अपनी डेवलपमेंट उन 10-15 दिनों के लिए ऑलमोस्ट रुक जाती है। उसका सारा जो मेन फोकस होता है वो आपके मेन प्लेयर जिन्होंने खेलना होता है, नेट में भी उसको सबसे आखिर में बारी मिलेगी, जिस वक्त पार्ट टाइम बॉलर आ जाएंगे उसको प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं मिलती। ये जब आप जितने भी मैंने बाहर की लड़कियों की टीम्स देखी हैं, लड़कों की टीम्स देखी हैं, जो प्लेयर उनके साथ मौजूद होते हैं उनके साथ भी उसी इंटेंसिटी पे काम हो रहा होता है। समटाइम्स उस इंटेंसिटी से ज्यादा काम हो रहा होता है क्योंकि वो ग्राउंड पे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते। तो मार्क चैपमैन से भी जो कम्युनिकेशन है, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सॉलिड थी। उनको पता था अगर चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने खेलना होगा तो किस जगह पे खेलना है, इसीलिए T20 क्रिकेट हो या वनडे उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी। इसी तरह मोहम्मद अब्बास को भी ऐसा नहीं होगा सीरीज से एक दिन पहले कंफर्म हुआ होगा जी आप ये सीरीज खेल रहे हैं, हो सकता है 6 महीने पहले, हो सकता है 4 महीने पहले उनको बताया हो कि जी हम अब आहिस्ता आहिस्ता आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लाएंगे। हम जब अपने पाकिस्तान में प्लेयर्स को लाते हैं तो कोई फैसलाबाद बैठा है, डोमेस्टिक खेल रहा है, सुबह की फ्लाइट से आपने जाना है न्यूजीलैंड, हम लोग अनफॉर्चुनेटली इस तरह की डिसीजन मेकिंग करते हैं जी। तो जब तक आप प्लेयर्स को एक कॉन्फिडेंस देके और एक पाथवे के थ्रू प्रॉपर प्रिपेयर करके, देखिए आपको खाली फिजिकली प्रिपेयर नहीं होना होता इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, आपको खाली मेंटली प्रिपेयर नहीं होना होता, आपको साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर होना होता है, आपको उस सारे प्रेशर को भी डील करना आना चाहिए। तो अगर हम जल्दी जल्दी में फैसले करेंगे तो फिर वो हालत होती है जो हमने सऊद शकील के साथ, ये मैं फिर लाऊंगी उनको वापस कि हमने उनको टॉप ऑर्डर में खिला दिया, बाबर को हमने ओपन करा दिया। तो अगर आप साइकोलॉजिकली, आप कितने भी स्किलफुल हो, आपने कितने भी रन किए, अगर आप साइकोलॉजिकली फुली अलाइंड नहीं है उस डिसीजन पे, आपकी बॉडी साथ काम नहीं करेगी। बाबर को आप लाते हैं, मुश्किल कंडीशंस हैं, फौरन वो फिर आके रन करने शुरू कर देते हैं। सो ये होती है प्लेयर डेवलपमेंट जिसमें कम्युनिकेशन इज द की। अब जो मोहम्मद अब्बास की बैकग्राउंड है वो अब मैं आता हूं मोहम्मद अब्बास का जो शजर नसब आपके पास है, मैं शजर नसब नहीं हम आपसे लेना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो आपने की थी वो बड़ी पिवटल और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो तकलीफ भी बहुत देती है बाजिद भाई, वो ये है कि हर टीम को हमने देखा है कि वो मैचअप्स बनाते हैं कि यार अच्छा जब ये बैटर आएगा तो हमने इस बॉलर को लगाना है, उसकी लेंथ ये होगी, आपने वो उसका वीक पॉइंट ये है। अनफॉर्चुनेटली विद द नंबर ऑफ एक्स्ट्रास वी हैव गिवन टुडे, जैसे पीछे आज चौके जा रहे थे, ऐसा लगा नहीं कि यार हमने कोई भी होमवर्क किया है या हमारा कोई भी डाटा एनालिस्ट या वीडियो एनालिस्ट ने बैठ के किसी को मैचअप समझाया कि यार जब ये आएगा तो हमारा ये बॉलर चल सकता है, ये आएगा तो ये बॉलर क्या है, मतलब ये तो ऐसा लगता है लैक ऑफ प्लानिंग है। देखिए आज की पिच पे तो मैचअप जो जिस किस्म का बॉल सीम और स्विंग हो रहा था उस पर मैचअप की जरूरत ही नहीं थी। तो आपने सिर्फ टॉप ऑफ स्टंप पे बॉल मारना था और बाकी छोड़ दे, आपने अच्छे ओवर करने थे, आपने आउट नहीं करने थे, वो खुद ही आउट हो जाते। अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार वही कहूँगा, आकिब जावेद को आप ब्लेम नहीं कर सकते, उसने फिर भी बॉलिंग ठीक की है, जिस किस्म का वो बॉल करता है उसी तरह उसने की। मोहम्मद अली ने भी बॉलिंग ठीक की, बट उस पिच पे आपको न्यूजीलैंड में स्पेशली जब इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में बॉल स्विंग सीम हो रहा हो तो आपको आगे बॉल करना पड़ता है। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल लगना तो बहुत खूबसूरत लगता है कि जा रहा है कीपर के पास, बट उससे विकेट नहीं मिलती, तो आपको आगे थोड़ा फेंकना पड़ता है। और अगर इधर इस सिचुएशन में जहाँ पे बहुत रेयर होता है कि इतना ज़्यादा आपको हेल्प मिल रही हो, वहाँ पे तो आपको खा जाना चाहिए। हम बात करते हैं कि फ्लैट विकेट्स फटाफट चाहे इस पे तो स्कोर ही होगा, तो जब अच्छा पिच मिला है जहाँ पे इतना स्विंग और सीम और वहाँ टोटल कितना हुआ 344, तो ये बड़ा इशू है मतलब। लेकिन जो इसमें खूबसूरती की बात है ना, जो आपने जो सना ने बताया अब्बास का, एक तरफ वो टीम थी जो प्लेइंग 11 नहीं डिसाइड कर सकती है, उनको ये नहीं समझ आ रही, एक तरफ वो टीम है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं जो अब्बास की डेवलपमेंट, ज़ाहिर है उसके फादर का बहुत बड़ा रोल है, उसने जो सेक्रीफाइसेस दिए, मतलब अपनी कंट्री छोड़ के न्यूजीलैंड गया, वहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिली और कोचिंग की, और अब वो बहुत एज अ पर्सन भी बहुत इवॉल्व हो गया। बट
ये अब आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान मतलब एथलीट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, आप ये नहीं एसोसिएट करेंगे कि पाकिस्तानी फुटबॉल खेलता हो। अब्बास ने शुरू में क्रिकेट भी खेली, फुटबॉल भी खेली, ऑकलैंड में था, ये फुटबॉल भी खेलता था, तो क्लबों में जाके फुटबॉल भी खेलता था। लेकिन जब 16 साल पे हुआ या 13 साल पे हुआ तो उन्होंने सोचा, इसके वालिद साहब ने, जो इसके साथ क्रिकेट काफ़ी खेलते रहते, हर जगह थ्रो डाउन ये वो, कि इसमें टैलेंट ज़रूर है, तो इसको एक तरफ जाना पड़ेगा। फिर न्यूजीलैंड, अब देखें कमाल बात यह है, न्यूजीलैंड का टैलेंट पाथवे प्रोग्राम है जी। उन्होंने इसको कांटेक्ट किया, तो तब इसने डिसाइड किया 16 साल की उम्र में अब मैं क्रिकेट खेलूंगा। और फिर ये ऑकलैंड में रहता है, ये मूव होता है वेलिंगटन में ये क्रिकेट साथ जाहिर है, इसके वाले साहब भी साथ जाते हैं, बिल्कुल वाले साहब खुशकिस्मती की वो वहाँ कोच भी लग जाते हैं। लेकिन वेलिंगटन में जो और टैलेंट पाथवे प्रोग्राम और वेलिंगटन में जो इसकी डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, उसको पढ़ाई करने का भी मौका मिलता है, तो वो 360 उसकी डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल, ये नहीं होता कि भाई बस ये 360 उसकी डेवलपमेंट होती है, और वहाँ से फिर जाके ये अब 21 साल का है शायद, तो वहाँ पे ये अब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू हो जाता है। इसके वाले साहब तो कहते हैं कि ये बॉलर बेहतर है, ये जब थोड़ा बहुत डेवलप होगा तो ऑलराउंडर है, तो दोनों चीज़ें ज़ाहिर है एक चीज़ ऊपर नीचे होती है, लेकिन इसकी बॉलिंग भी ठीक है। इसमें थोड़ी पाकिस्तानी सोच भी वैसे शामिल है। पाकिस्तानी सोच तो शामिल है, लेकिन भी कह रहे मैं ऑलराउंडर हूँ। जगह बने ना, हमें किसी तरह जगह बननी चाहिए, ये हमारी सोच है, वो बॉलिंग से बने, बैटिंग से बने, या ऑलराउंड से बने। ये तो आपसे 2-3 साल बाद, आप तो इधर ही बैठे रहेंगे ना, तो 3 साल बाद मैं आपको फोन करके पूछूंगा, या 4 भी साल इधर ही होके फोन नहीं करना मैं पड़ेगा। तो शायद हूँ ना, हो आपको फोन करूंगा। बट आप एक जगह ये देखें कि वो जो कंट्री है जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड प्लेयर, नहीं रिसोर्सेज तो हैं लेकिन प्लेयर्स बहुत ही लिमिटेड हैं, वो हर प्लेयर को डेवलप करते हैं, और उसमें जितना भी टैलेंट होता है उसका एक एक आउंस जो है वो निकाल लेते हैं, परफॉर्मेंस करवाते हैं उनसे, क्योंकि ये होलिस्टिक जो अप्रोच जो आपने नाम दिया है, उसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं है, उसमें सारी चीज़ें आपकी देखते हैं। वेलिंगटन, क्योंकि ये ऑकलैंड से वेलिंगटन गया था, तो वेलिंगटन आउट ऑफ द वे जाके, क्योंकि वो वहाँ से सारा उखाड़ के वापस उधर आ गया, आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने उसका ख्याल किया। तो जब वो प्लेयर्स डेवलप होते हैं, आप ये देख लें कि न्यूजीलैंड की टीम में चाहे वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो उस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ फन ज़रूर रहता है। अब ये कैसे, उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि वो डेवलप करते हैं, मगर ग्लेन फिलिप्स कैच करता है तो सारे पागल हो जाते हैं कि यार वो सेंस ऑफ फन उनकी क्रिकेट में रहता है। तो ये मेरे ख्याल से ये एक होलिस्टिक अप्रोच जो वो सारा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वो उस वजह से है। और ये मैंने आर्टिकल पढ़ा है, एक लड़का है जो मेरे से गिला करता रहता है, मेरा तुम आर्टिकल नहीं पढ़ता, उसने आर्टिकल काफ़ी देर बाद अच्छा लिखा है, तो मैं उसकी तरफ गया था, तो उसका मैंने आर्टिकल लिख लिया। अगर उसने शो देखा है तो वो खुश भी हो जाएगा। जी ठीक है, नाम भी ले दे, फिर क्या हो गया? नहीं, नाम लूंगा तो फिर बहुत खुश हो जाएगा। खुश का होगा, कह रहे बड़े दिन बाद कोई अच्छा आर्टिकल लिखा, खुश तो कुछ हद तक तो खुश हो जाएगा, ईद से पहले कोई खुशी खबर मिल जाएगी। अच्छा जी, जहाँ आपने बात की मोहम्मद अब्बास के हवाले से, ऑब्वियसली उनके वालिद की काफ़ी सपोर्ट रही उनको, फिर आई थिंक जो उनका इन्वायरमेंट है जिसमें वो एंजॉय भी करते हैं, खेलते भी है, पढ़ते भी लिखते हैं, तो प्लेयर डेवलपमेंट ऐसी है कि 360 ऑलराउंड होलिस्टिक अप्रोच है। एक और, अब हम पाकिस्तान में आ जाते हैं, पाकिस्तान भी इस तरह की कहानियों से भरा पड़ा है। इनके वालिद कोच तो नहीं है, लेकिन जितनी इन्होंने मेरा ख्याल है कि कोशिश की अपने बेटे को खिलाड़ी बनाने के लिए, और जितने बड़े वो खिलाड़ी बने हैं, वो स्टेचर जो है ना, वो हर दफ़ा जब वो पिच पे आते हैं वो ज़रूर नज़र आता है। मैं बात करूँ बाबर आजम की, he was stellar today, it looked like as he was in great shape, great form, he was in great rhythm, great momentum. बाबर आजम unfortunately वो 70+ रन को नहीं कन्वर्ट कर पाए सेंचुरी में। हाउ डू यू सी बाबर आजम टुडे? एंड वो, और उसके बाद ट्रॉमा तो देखे ना, हम देता कितना ट्रॉमा देते हैं, कप्तानी से हटाते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम T20 से हटा देते हैं, फिर वनडे में ले आते हैं। What are we doing with our players? बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से ये बात कर रही हूँ कि टेक्निकल एस्पेक्ट से ज़्यादा मेंटली जब आप प्लेयर को एक तरह से टॉर्चर ही कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में, कि कोई क्लैरिटी नहीं है, उसको हर वक्त आप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, कभी कोई चीज़ करके कभी कोई चीज़ करके। तो कभी कभी ये ब्रेक्स बड़ी अच्छी होती हैं। अगर बाबर आजम को आप देखें खबरों में जिस वक्त हमें नज़र आ रहा था रेस्ट दिया गया,
एक डिफरेंट स्पोर्ट पेडल को, जैसे उन्होंने सबसे ज्यादा 50s उनकी होगी उन्होंने वो किया, फिर वो उम्रे पे चले गए। तो कभी कभी बिल्कुल क्रिकेट से स्विच ऑफ करना बड़ा ज़रूरी होता है। 2950 स्कोर्स उनके 2020 से लेकर अब तक 2020 से हैं, तो आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड आपका ज़रूर है। हम वनडे क्रिकेट के ऊपर जब इनका नंबर बदला तो हम सारे चीख पड़े थे कि भाई T20 के ऊपर हम बात करते हैं उनके स्ट्राइक रेट और सारी चीज़ों की, वनडे में उनको मत छेड़ा जाए। वनडे वो बिल्कुल ज़बरदस्त खेल रहे हैं और उनकी इर्द गिर्द टीम को बनाया जाए। अनफॉर्चुनेट हमने उनका नंबर बदला, उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाला, तो ऐसा नज़र आया आज बाबर आजम को खेलता देख के कि टाइमिंग भी वापस आई। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती शॉट मारने जा रहे हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो कवर ड्राइव से जब वो चौका शुरू कर देते हैं तो पता चल जाता है कि बाबर आजम जो है वो फॉर्म में। तो ऑब्वियसली जो कैच भी हुआ वो बिल्कुल बाउंड्री पे, वो सोच रहे होंगे कि चलो मैं निकाल दूंगा इस फील्डर को, नहीं उस तरह से टाइम हो सका। थोड़ा सा आई गेस बॉल तेज आ गया, वो उस जगह पर प्लेस नहीं कर सके जहाँ करना चाह रहे थे। बट ओवरऑल इनिंग्स बहुत ही अच्छी बाबर आजम की जो है वो नज़र आई है। और बस यही आई थिंक सबसे बड़ा फ़र्क हमारा इन्हीं चीज़ों का है कि जब हम प्लेयर्स को ऑफ द फील्ड हम कितना उनको उनकी वेलबीइंग पे काम कर सकते हैं। हम तो टॉर्चर, ये खुश ना रहे बस किसी तरह, लिटरली हम लोग उनको परेशान करके रखते हैं। सो ये जो आप मेंटालिटी है, न्यूजीलैंड में हम जब जाते हैं, मैं न्यूजीलैंड वैसे भी इंसान भी बड़े अच्छे, मुझे याद है हमारे कोच थे मार्क कोल्स न्यूजीलैंड के, तो हम लोग वनडे सीरीज खेलते, पहली सीरीज जब वो आए तो हम न्यूजीलैंड से ही खेल रहे थे। तो पहला मैच हम लोग ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए कि 20 रन रहते थे, हमारे हाथ में 5 विकेटें थी वनडे मैच में, और 20 रन रहते थे और 5 विकेटों पे हम जा रहे हैं और 5 ओवर रह गए थे और हम मैच 15 रन से हार गए। 5 रन के अंदर अंदर हमने विकेटें गिरा दी। हम ऊपर आए शर्मिंदा सारे अपने अपने कमरों में घुस गए। मैसेज आया ग्रुप में कि 7 बजे सबने लॉबी में मिलना। हमने कहा अब होगी लंबी सी मीटिंग, एक मुसीबत, अब इतनी, अब क्या पता था क्या किया हुआ। 7 बजे हम सारे लॉबी आए, कोच ने कहा कि उन्होंने कहा कैजुअल में आना है सबने, कोई वो पाकिस्तान की वो ट्रैवलिंग शर्ट वर्ट नहीं पहन के आनी। अच्छा हम चले गए कैजुअल कप, तो हमारे होटल के बिल्कुल साथ मॉल था, तो कहते हैं मैं तुम सबको आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा हूँ। सो वहाँ से हमें वो वहाँ लेके गए सिर्फ हमारे ऊपर से प्रेशर करने के लिए। उन्होंने कहा कि अब एक कुएं में नहीं घुस जाना, हो गया, अभी 2 मैच बाकी, अगला मैच हम आके जीत गए। सो मैं आपको सिर्फ ये बात कहती हूँ कि जो मेंटालिटी है ना एक कोच की प्लेयर्स को रिलैक्स करने की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसी टाइम पे आके अगले दिन 2 घंटे की मीटिंग होती है, उसमें हमें बताया जाता है जी आपने ये गलत किया वो, तो ऑब्वियसली प्रेशर और बिल्ड होता है। उन्होंने कहा ठीक है पार्ट ऑफ द गेम है, हो जाता है, आप लोग विनिंग पोजीशन में नहीं आए इससे पहले न्यूजीलैंड के, तो नहीं आपसे हो सका, आप यकीन करें अगला मैच हम जीत गए उनसे। सो ये चीज़ें मिसिंग है हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर, हमारे उसके अंदर कि हमने कब प्रेशर ऑफ करना, सारा वक्त ऑफ भी नहीं रखना, आपने प्लेयर्स को एट टाइम्स खींचना भी पड़ता है, उनको समझाना भी पड़ता है, बट वो जो प्रेशर ऑन और ऑफ करना है वो थिंक टैंक का मेन काम ही होता है। मैन मैनेजमेंट, आपने स्ट्रेस को मॉनिटर कैसे करना है, उनके ऊपर हम एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे होते हैं, उधर क्यों गए हो, ये क्यों कहा, उससे क्यों बैठे हो। क्योंकि देखिए ये ऐसी स्पोर्ट है, हम किसी भी स्पोर्ट की बात करते हैं इसकी टोटल रिलायबिलिटी इज ऑन ह्यूमन रिसोर्स। मैं जरा बाबर वाले ही जो क्यूरियस केस ऑफ बाबर आजम है वो बाजिद भाई के पास भी जाना चाहता हूँ। बाजिद भाई हम क्यों इतना तंग करते हैं अपने खिलाड़ियों को, कभी बिठा देते, कभी कप्तानी से उतार दो, इर्द गिर्द कॉन्ट्रोवर्सीज बना दो, जब हमें लगता है कि एक खिलाड़ी इतना पावरफुल हो गया कि दुनिया उसको जानती है और पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, हमें लगता है कि नहीं यार चलो आओ जरा इसकी तो तजलील हो जानी चाहिए थोड़ी सी। प्लीज कॉमेंट ऑन दिस। मेरा ख्याल आइसक्रीम वाला पॉइंट सही है, आइसक्रीम खिलानी चाहिए। नहीं अगर आप मुझे याद पड़ता है नहीं मुझे याद पड़ता है एक वनडे सीरीज थी, उसमें शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया। शान मसूद टीम में नहीं था और वो आया ही वाइस कैप्टन। वहाँ से मुझे जहाँ से याद पड़ता है वहाँ से ये सब मसला शुरू हुआ। मतलब एक ज़माना था कि शाहीन ट्वीट करता था कि सोचना भी मना है, और अब ऐसा माहौल बन गया है टीम में कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो आप जहाँ मतलब ये सोशल मीडिया का भी दौर है, प्लस जो इंस्टेबिलिटी रहती है क्रिकेट बोर्ड में, तो वो जब भी कोई नई मैनेजमेंट आती है या कोई नए कोचेस लेके आते हैं, स्पेशली जब मैनेजमेंट नहीं आती है तो तसलसल नहीं रहता, तो वो कोशिश करते हैं कि हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करके देखें। तो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ होती नहीं है। कहाँ से, आप सुफियान मुकीम को ना खिलाना ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ तो नहीं, हमारा आउट ऑफ द बॉक्स यही है कि हम इसको खिलाएंगे ही नहीं। तो फिर आप टारगेट करते हो ना कि जो चीज़ सही चल रही है उसको चेंज करके देखो कि कुछ ठीक हो जाए।
बात एंड में आप कान जहाँ मर्जी से पकड़ें, मतलब जो मर्जी उल्टी कलबाजियाँ खा लें, एंड में बात वहीं पे आके ख़त्म होती है कि निचला जब तक आपका स्ट्रक्चर नहीं है तो यूं ही चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। हमने कितने सालों से ये देख रहे हैं सिलसिला, और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जो पिछला दौर था उसमें आप थोड़ी सी बचत ये थी कि तब सिर्फ 2 फॉर्मेट्स थे, तो आपकी थोड़ी सी जब से ये 3 फॉर्मेट्स हुए हैं और क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, तो आप स्पेशली T20 क्रिकेट में इतनी ज़्यादा एनालिसिस है और क्रॉस फॉर्मेट प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो हर किसी को एक तो अपॉर्चुनिटी है कि एक प्लेयर को क्रिटिसाइज़ करे, क्योंकि हर जो भी प्लेयर है वो तीनों फॉर्मेट में हर रोज़ परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो एक चीज़ पकड़ के उसको कर लेंगे। प्लस आपको अब जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा प्लेयर्स चाहिए टू बी ए सक्सेसफुल टीम। मतलब एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया के पास अगर ज़्यादा थे उनके पास, लेकिन अगर 15 से 20 अच्छे प्लेयर हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट भी जीत जाते थे और वनडे क्रिकेट भी जीत जाते थे। अब टर्नओवर इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा आपको प्लेयर्स खिलाने पड़ते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। और आप जब तक वो टर्नओवर में आपका जो निचला सिस्टम है, जब तक एवरेज, मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो वर्ल्ड क्लास तो कहीं से भी निकला है, जो एवरेज प्लेयर है अब इस ज़माने में, अगर आपका जो एवरेज प्लेयर है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा निचले लेवल पे, तो फिर आप compete नहीं कर सके, क्योंकि एवरेज प्लेयर का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द टर्नओवर प्लेयर्स इतने ज़्यादा चाहिए। फिर अगर आप इसकी बात करते हैं तो आज मैं सुन रहा था कि मतलब 22 या 23, बल्कि राशिद भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया कि 22 या 23 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर हैं, और आप मतलब पिछले 6 महीने में उसके अलावा 12 प्लेयर खिला चुके हो। तो जो आप जो सिलेक्शन करते हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि ये हमारे प्लेयर्स हैं, फिर आप सोचते हो कि नहीं, आप 11 में 15 में से आप सोचते हो कि यार ये आप हमने स्पिनर्स लेके गए हैं, फिर आप नहीं खिलाते, तो वो टोटल एंड अटर कंफ्यूजन है। अगर मेरे हिसाब से तो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना चाहिए, देना नहीं चाहिए। एवरीबडी इज एलिजिबल, सब खेले, एनओसी सबको मिले। अब ये थोड़ी है कि आपने जो 20-22 है उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो पाकिस्तान से भी नहीं खेल रहा, लेकिन एनओसी भी नहीं मिल रहा है। वैलिड पॉइंट है। लेकिन जो यहाँ पे एक बात मेरे ज़हन में आती है, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, दोबारा करूंगा, नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास वो आर्मरी है जिसमें वो 300 से 350 रन बना सकते हैं। ना ही मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास अब वो टीम है वनडे इंटरनेशनल में, या एथलेटिसिज्म या वो फिटनेस है जिसमें हम 50 ओवर पूरे भी करा सकते हैं। एक और बात जो मेरे जहन में आती है वो ये आती है कि अगर ये इतनी सारी कन्फ्यूजन है, वो भी अटरली कन्फ्यूज है, सना को भी नहीं समझ आ रही, इतने बड़े बड़े नाम जो हैं वहाँ बैठे हुए टीम के साथ, उनको भी नहीं पता है किसको खिलाना है, तो कुछ और तो नहीं चल रहा। मेरा ख्याल है ये इतना ही कह देना काफ़ी है। हम जरा एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बाजी भाई और सना से कि वो ईद कहाँ मनाएंगे। केम ऑन है, डोंट गो एनीवे, विल बी राइट बैक। खातिनों जाओ, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। इससे पहले जरा ईद की गुफ्तगू पे जाए, मेरा ख्याल है क्रेडिट इज ड्यू, इट्स ड्यू। 19 साल का लड़का आता है कड़क से और वो ऐसी बॉलिंग कराता है जिसपे लगता है कि यार बड़ा प्रॉमिसिंग बॉलर पाकिस्तान को शायद मिल गया है। देख, सुनने में जो बातें आती थी ये आती थी कि यार आपको 140-45 प्लस का बॉलर मिलेगा, शायद हो सकता है अभी वो पेस ना हो या वो रिदम ना हो, आने वाले वक्त में ज़रूर हो सकता है। प्रॉमिसिंग लगते हैं पाकिस्तान के लिए। जरा राय लेना चाहता हूँ, और स्टार्ट में बहुत अच्छी उन्होंने उम्दा बॉलिंग की, विकेट्स लेने में कामयाब हुए। मैं जरा बाजी भाई से शुरू करता हूँ। बाजी भाई, आकिफ जावेद नहीं, बॉलर तो अच्छा है, वो तो आपने देख लिया, वो तो मतलब तेज़ बॉल भी करता है। नेचुरल लेंथ जो मुझे लगती है उसकी शॉर्ट ऑफ लेंथ है, उस पर शायद थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन पहला मैच मतलब इन स्विंग अच्छा है, आउट स्विंग अच्छा, इम्प्रेसिव था, और बाउंसर भी उसका तेज़ था, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो पूरे हैं। अब आगे डेवलपमेंट तो हम इसी में हम मतलब फंस जाते हैं। डर लगता है ना कि अब प्लेयर आता है तो हम कहते हैं जी बड़ा अच्छा है, फिर अगर उसकी थोड़ी सी तारीफ करें तो वो डिप आ जाता है, नजर लग जाती है। हाँ, ये भी हमारा नजर भी लगती है और डेवलपमेंट भी नहीं होती। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो पोटेंशली तो बड़ा अच्छा बॉलर है, और पोटेंशली आगे जाके ये तो और भी अच्छा होना चाहिए, और अगर इस तरह प्रोग्रेशन इसमें हो तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो आपने बात की 140-45 ये टच करता है, और प्लस लेफ्ट आर्म का एंगल, प्लस जो सबसे अच्छी बात है बाउंसर इसका ठीक है, इस पिच पे भी जहाँ पे इतना तेज़ बॉल नहीं जा रहा था लेकिन इसका बॉल निकल रहा था, तो पोटेंशियल तो है। अब आगे भी बहुत किया आगे अब कैसे होगा वो तो वक्त ही बताएगा। जी, वो वक्त ही बताएगा, और काफ़ी हद तक जो वक्त ने बताया वो इसके बरक्स बताया जो हम आकिफ के लिए चाहते हैं। जी सना, देखिए बात वही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप आते हैं, पहली दफ़ा खेलते हैं, अभी अच्छी चीज़ ये है कि डेब्यू हमने कराया है ऐसी कंडीशंस में जहां सीम और फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है, तो ये तो एक अच्छी डिसीजन हमने की है। पर अब यहाँ से हम फिर वही बात करेंगे कि जब आप इंटरनेशनल सर्किट में आते हैं, उनके
डेटा एनालिस्ट, वीडियो एनालिस्ट, वो अब बैठेंगे, वो इनकी बॉलिंग को अच्छी तरह देखेंगे, वो एग्जैक्टली पता करेंगे कि जब विकेट के पास से आता है तो आउट स्विंग करता है या विकेट के दूर से आता है, वो आपका एक एक स्टेप रीड करके आप अपने बैटर्स को फीड करेंगे कि जब वो ये करेगा तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। बहुत ज़बरदस्त, अगर आप मोहम्मद अब्बास की आज बैटिंग देखें, उन्होंने जो स्लोअर वन रीड किए हैं, वहाँ से पता चलता है कि ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन जो प्लेयर्स को होती है, उन्होंने हमारे सारे बॉलर्स के स्लोअर वन रीड करके छक्के मारे, और ये पहला मैच था उनका। तो ये बहुत ज़्यादा फर्क होता है डाटा एनालिस्ट का, और ये ऑब्वियसली वो अब आकिफ के ऊपर भी काम करके आएंगे अगले मैच के अंदर मजीद। जिस तरह अबरार के ऊपर भी अब आपने देखा, शुरू में कह रहे थे मिस्ट्री है, पकड़ लिया उनको। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं कि इनको दूसरे ममालिक में और बेहतर तरीके से इसके ऊपर काम किया जाता है, और आई होप कि हम भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकें और एवोल्यूशन के ऊपर बॉलर के ज़रूर काम किया जाए, और वो ट्रस्ट फैक्टर ज़रूर हो कोच और बॉलर के दरमियान कि अगर वो आपको कोई डिफरेंट चीज़ बता रहा है तो आपका करियर ख़राब नहीं हो रहा। हमने अनवर अली की एक बड़ी मिसाल है ना कि वो बड़ा ज़बरदस्त इन स्विंग करते थे, आउट स्विंग करने को किसी ने एक्शन बदला तो वो उनकी स्पीड खत्म हो गई। तो ये जब आपके साथ किस्से हो चुके होते हैं आपके पहले प्लेयर्स के साथ, तो बॉलर्स भी उस तरह ट्रस्ट नहीं करते। एग्जैक्टली, डेटा बहुत अच्छा रीड करते हैं ना, कि अगर एक पिच पे कह रहे हैं कि यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट जो है वो टीम 10 दफ़ा जीती है और एक दफ़ा बैटिंग सेकंड, तो हम बैटिंग सेकंड ही करें। अब एक दफ़ा में पता नहीं, मेरा ख्याल है हमें शौक चढ़ा है कि हम चेस करें, लेकिन हमसे चेस हो नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी वजह भी यही नजर आती है। इसी पे इख्तिताम करते हैं इस बात को, उसकी वजह भी यही नजर आती है कि इनको ये लग रहा था कि इस पिच पे हम 30-35 ओवर्स में इनको आउट करके फिर उसके बाद आराम से भी बैटिंग करके इज्जत जो है वो वापस रिटेन कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा। और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आए, लेकिन मेरा ख्याल है व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू होप फॉर द बेस्ट विद व्हाटएवर वी हैव बीन गिवन, एंड इंशाल्लाह अभी आने वाले 2 मैचेस में हो सकता है कि वो थोड़े से माइंडफुल हो जाए, थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करके आए, थोड़े मैचअप्स के साथ आए तो बात अच्छी होगी। लेकिन इसी के साथ मेरा ख्याल है चूंकि कल जो है वो सऊदी अरब में इंशाल्लाह जो है वो ईद मनाई जाएगी, जीसीसी कंट्रीज़ में ईद मनाई जाएगी, और भी ममालिक में हो सकता है मनाई जा रही हो। पाकिस्तान में तो यही लगता है कि शायद स्पार्को वालों का ये कहना है कि यार चांद नज़र आएगा। अब कल अगर हमारी रूयत हलाल कमेटी को इंशाल्लाह नज़र आता है, परसों इधर भी ईद होगी। फैंस बड़े क्यूरियस हैं कि बाजिद भाई सना कहाँ ईद मनाते हैं, तो बाजिद भाई आप कहाँ ईद मनाते हैं? आप तो दुबई जा रहे हैं ना। वो दूसरा दिन है ईद का, वो ईद का दूसरा दिन है, पहले दिन की बात हो रही है जी। जहाँ पे वाले साहब कहेंगे वहाँ चले जाएंगे। वैसे कहाँ जाते हैं? वैसे यूजुअली लाहौर जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, भाई घर फिर वहाँ ईदी शीदी मिलती है? आप कहाँ ईद? बात आपकी ईद का एक आप कहाँ ईद? ये लाहौर से चले जाते हैं कि हमें ईदी ना देनी पड़े इनको। हाँ ये भी है वैसे। मेरा बनता नहीं आप। क्यों भैया, आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा भाई, हम आपको वाजिद भाई कह रहे हैं। नहीं, बड़े भाइयों का बनता तो है अगर वो समझे, लेकिन ये है कि अगर पीटी भी एक तनख्वाह एडवांस दे दे तो हम सबको ईदी दे सकते हैं। तो लाहौर में होती है बाजिद भाई की ईद, बाजिद भाई को जाते हैं कहीं, कोई रिश्तेदारों में कोई हंसना खेलना, तो यही होता है। कोई होता है ना सर, कोई शुगर मेला, कोई खीर, कोई नहीं, सुबह उठना पड़ता है, फिर हर जगह जाना पड़ता है, फिर दोपहर को सख्त नींद आई होती है, लेकिन नहीं, फिर निकलो। निकलो। वंडरफुल जी। सना हम लोग की मेजॉरिटी एबटाबाद होती है ईद, पहला दिन एबटाबाद, दूसरा दिन मस्जिद के पकौड़े साथ रहते हैं। क्यों नहीं रहते? पहला दिन एबटाबाद और दूसरा दिन मानसेरा, अम्मी की फैमिली कुछ वहाँ होती है तो कुछ उधर। आप देती है ईदी? अब देनी पड़ती है, अब बीच में आ गए, हम लेते भी हैं और देते भी हैं। एम्बेसडर हैं तो अब तो नहीं, वो तो वैसे खैर ना भी हो बंदे को ईदी तो चलो एक, वो तो वैसे ईदी तो देनी चाहिए बड़ों को, लेकिन अब नहीं देते होंगे, जिधर देनी होती है वहाँ देनी भी चाहिए, लेकिन वो चाइल्डहुड में नहीं मिली ना उनको असल में, इस वजह से वो दे नहीं पाते। और खवातीन हो जाता, हमारी जो पाकिस्तान टेलीविजन की टीम है, जितने भी लोग हैं, हमारे MCR में लोग हैं या मेकअप में है, हमारी सिक्योरिटी, हमारे कैमरामैन हैं, जितने भी लोग हैं हमारे दिल के बड़े करीब हैं। हम इन सब लोगों को जो देख रहे हैं और आप सब लोगों को जिन्होंने PTV स्पोर्ट्स को इस मुकाम तक पहुंचाया अल्लाह के बाद, जहाँ पे आज हम सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स चैनल है, अगर हम सबको ईद मुबारक कहना चाहते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी गेम ऑन है पर, और बात करेंगे और होपफुली अल्लाह करे कि एक मैच जो ये बीच में ईद के दिनों में आ रहा है वो हम जीत चुके हों। 5 तारीख का भी हम फैसला कर रहे हैं कि क्या हम प्रोग्राम करेंगे या नहीं करेंगे। विल लेट यू नो ऑन PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल पेज। प्लीज़ मेक श्योर कि अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास जितने लोग हैं उनका ख्याल रखिए, और जो आपकी शख्सियत है वो कार खैर हो आपके आसपास के लोगों के लिए। इसी दुआ के साथ कि हम सब खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान को बहुत तरक्की मिले, और ईद जो है हमारी पुरसकून अपने घर वालों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में गुजरे। आमीन सुम आमीन। सो लुक आफ्टर योरसेल्व्स लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लवली टू हैव यू भैया। ईद मुबारक एवरीबॉडी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ख्याल रखियो अपना, ढेर सारा फी मान अल्लाह।